दुर्भाग्य हमारे देश का यह है कि जो मीडिया को चौथे स्तंभ को ये काम करना चाहिए था, इन मुद्दों पर बहस करानी चाहिए थी, उन मुद्दों को जनता के बीच में पहुंचाना चाहिए था। हमारा दुर्भाग्य है आज ये कि वो मीडिया चौथा स्तंभ ये काम नहीं कर रहा है। वो एक तरफा काम करके, आप टीवी खोल के देखिए, सुबह से शाम तक यो और मोदी जी के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। कहीं ये मुद्दे नहीं है, मुद्दे भटकाए जाते हैं। मुद्दों को कहीं राम मंदिर, कहीं फला और चीजों को धर्म के नाम पे भटकाया जा रहा है। ये मुद्दे निश्चित तौर से इस देश में है और इन मुद्दों पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में 50 सीट भी नहीं आएगी और इन मुद्दों पे चुनाव हो जाएगा। ये नगीना लोकसभा है और यहाँ बहुजन समाज पार्टी का बहुत समय से जो है रुआब रुतबा रहा है। तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों का बहुजन समाज पार्टी से बड़ा लगाव है। कुछ भी हो जाए वो इस मान सम्मान गरिमा को बना के रखेंगे और जहाँ हम लोगों की बात है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पे उसी वजूद के साथ जिंदा रखा जाए। हर युवक की एक विचारधारा होती है, एक तो समाज को जोड़ के चलने की विचारधारा होती है जो चंद्रशेखर के अंदर नहीं है। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। इस वक्त हम नगीना लोकसभा सीट पर मौजूद हैं। यहां पर जनता का मिजाज हम जान रहे हैं, उनसे हमें जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किन मुद्दों पर वो वोट कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले यहां पर इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं उनके सपोर्ट में यहां पर अभी पब्लिक मीटिंग थी और अगर आप यहां पर देखेंगे तो तमाम लोग यहां पर इकट्ठा है। एक बार मैं कहूंगी कि फारूक से कि वो ये दिखाएं कि पब्लिक मीटिंग खत्म हुई है और उसके बाद तमाम लोग यहाँ पर हैं। जी देखें आप, चारों तरफ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उन लोगों के बीच में फिलहाल मेरे साथ मनोज कुमार पारस जी हैं जो कि नगीना से विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जो मनोज कुमार जो यहाँ से एमपी का इलेक्शन जो लड़ रहे हैं, उनकी जाहिर सी बात है हक में वो यहाँ पर सभा करने के लिए आए थे। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर्वप्रथम मेरा सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। आप मुझे ये बताइए, ये इलेक्शन आपके लिए कितना मुश्किल, कितना आसान, खासतौर पे नगीना का? देखिए, ये इलेक्शन बहुत आसान है और ये आसान इसलिए है कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान और खासतौर से उत्तर प्रदेश के लोग ये बात समझ रहे हैं कि आज इस सरकार में किसान, नौजवान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, अगड़ा, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, हर कोई परेशान है। कोई ऐसा नहीं है जो खुश इस सरकार से हो। तो और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है। एक तरफ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग ये दिखा रहे हैं, लेकिन एक तरफ एक मीडिया ऐसा भी है जो सिर्फ उनकी बातों को प्रचारित करता। हम 400 पार और 350 पार, अगर 400 पार आप कर रहे होते तो क्या केजरीवाल साहब को जेल में डालने की जरूरत पड़ती? क्या सोरेन साहब को जेल में डालने की जरूरत पड़ती? क्या आजम साहब पे झूठे मुकदमे लगाने की जरूरत पड़ती? क्या आपने जो अभी इलाहाबाद में 1 साल पहले 2 भाइयों का किस तरह से सरेआम उनको मार दिया गया, क्या ये कराने की जरूरत पड़ती? क्या अभी मुख्तार अंसारी साहब का परिवार चीख रहा है कि उनको जेल में स्लो पॉइजन दिया गया और उनको जान गंवानी पड़ी, तो क्या ये सब करने की जरूरत पड़ती? इससे सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी परेशान है और वो 400 पारवार नहीं, वो बहुमत भी नहीं छू पा रही है। और सारी जनता जो है आज उसके आक्रोश में, उनके विरोध में और इन सारी बातों से, महंगाई से त्रस्त होकर के, परेशान होकर के इंडिया गठबंधन के साथ है और निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन यहाँ तो मुकाबला त्रिकोणीय, बल्कि मैं कहूंगी 4 तरफा नजर आ रहा है। चंद्रशेखर आजाद की अगर हम बात करें तो वो भी लग रहा है कि बहुत मजबूती से मुकाबले में है और मैंने खासतौर पर यहाँ आसपास के युवाओं से जब मैं बात कर रही थी तो उनका रुझान अच्छा खासा चंद्रशेखर की तरफ है। आपको नहीं लगता कि अगर चंद्रशेखर आजाद यहाँ से कैंडिडेट होते तो लड़ाई एक तरफा होती, अगर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट होते तो? देखिए, हम निश्चित तौर से इस बात को कह सकते हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उनसे कहा कि आप समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन बेसिकली दिक्कत क्या है, वो इंडिया गठबंधन की मदद नहीं करना चाहते, वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करना चाहते हैं। अगर इंडिया गठबंधन की मदद करते तो राजस्थान में अकेले जाके चुनाव नहीं लड़ते, वहां कांग्रेस की मदद करते। वो इंडिया गठबंधन की मदद करते तो बिहार में अकेले नहीं लड़ते, वहां लालू यादव जी की प्लस उनकी मदद करते। अगर इंडिया गठबंधन की मदद करते तो मध्य प्रदेश में अकेले जाके नहीं लड़ते, वो कांग्रेस की मदद करते। इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि हम साइकिल के निशान पे नहीं लड़ेंगे, हम अपनी पार्टी के निशान पे लड़ेंगे।
क्यों? क्योंकि जो पीछे से फाइनेंस किया जा रहा है वो इसी बात के लिए किया जा रहा है कि आप इस वोट को डिवाइड कैसे करोगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत तेज और बहुत शातिर लोग हैं। उन्होंने पहले मुस्लिम्स के बीच में वोट डिवाइड करने के लिए कई मुस्लिम नेताओं की पार्टी बना के उनको बीच में भेजा। जैसे बीच में हमारी पीस पार्टी आई और उससे पहले यूडीएफ आई। उसके बाद जब उन्हें लगा कि आज मुसलमान इस सब बहकावे में नहीं आएगा, तो उन्होंने एक नए आदमी के पीछे गेम खेला और उसको फाइनेंस कर रहे हैं। अब बताइए, 138 मुकदमे जिस पे लगे उसे Y+ की सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? एक तरफ तो जिन पे मुकदमे नहीं लगे उन्हें आप जेल में डाल लें। केजरीवाल जी पे कोई मुकदमा नहीं था, आप जेल में डाल दिया। सोरेन साहब पे कोई मुकदमा, जेल में डाल दिया। आजम साहब को झूठे मुकदमे लिख के जेल में डाल दिया। और एक तरफ 138 मुकदमे जिससे हैं उसको आप वाइस रेडी की सुरक्षा दे रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग मुस्लिम समाज के वोट को डिवाइड करना चाहते हैं, एक नया चेहरा ला करके मुस्लिम्स को गुमराह करना चाहते हैं। लोग आपके ऊपर भी तो इल्जाम लगा सकते हैं कि अगर आपके साथ होते तो आप वो ठीक होते, आपसे वो अलग हो गए या आपके साथ नहीं लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं, तो आप उनको बी टीम कह रहे हैं। ये कहा जा सकता है ना आपके लिए? देखिए, किसी के कहने पे कोई पाबंदी नहीं, लेकिन मैंने जितने उदाहरण आपको दिए, चाहे बिहार का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, ये सारे उदाहरण सिद्ध करते हैं। और मैं इस बात में आप ही के सोशल मीडिया ने दिखाया, मीडिया ने दिखाया है कि अभी मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी का एक उनका प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी में 2 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आखिर वो क्या कर रहा था वहां? क्यों वो पैसा पकड़ा गया? क्यों उनके साथ पकड़ा गया? ये सारी बातें सिद्ध करती हैं कि वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की टीम है। और अगर वो जीतने के बाद, मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं हाइपोथेटिकल कंडीशन आपके सामने रखूं, अगर जीतने के बाद वो आपके साथ आना चाहें, आप इस कंडीशन में हो कि आप सरकार बनाने की पोजीशन में हो, तो फिर आप क्या सोचेंगे? देखिए, मैं ये तो नहीं जानता कि कल क्या परिस्थिति बनेगी, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, आपको भी याद दिलाना चाहता हूं कि एक बार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिरी थी। 1 वोट की कमी की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी। इतना मैं यकीन से कह सकता हूं, इसलिए कह सकता हूं कि आज के इस युग में, आज के इस समय में अगर कहीं 1 वोट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही होगी और वो वोट अगर भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, यहां से जीत जाए, तो इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ना जाए। लास्ट सवाल मेरा आपसे, क्या लग रहा है आपको किन मुद्दों पर ये चुनाव जो है वो लड़ा जा रहा है? क्या जातीय मुद्दे, लोकल मुद्दे हावी हो रहे हैं, या फिर आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है, क्या वो जनता के बीच तक पहुंच रहा है? क्या महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा, जिस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्या ये भी कोई मुद्दे हैं, या ये फिर सिर्फ हमें टीवी पर या फिर दिल्ली में बैठे लोगों को ही ये अपनी तरफ खींचते हैं? निश्चित तौर पे आज देश में ये मुद्दे हैं, लेकिन मजबूरी और दुर्भाग्य हमारे देश का यह है कि जो मीडिया को चौथे स्तंभ को ये काम करना चाहिए था, इन मुद्दों पर बहस करानी चाहिए थी, उन मुद्दों को जनता के बीच में पहुंचाना चाहिए था, हमारा दुर्भाग्य है आज ये कि वो मीडिया चौथा स्तंभ ये काम नहीं कर रहा है। वो एक तरफा काम करके, आप टीवी खोल के देखिए, सुबह से शाम तक योरी मोदी जी के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। कहीं ये मुद्दे नहीं है, मुद्दे भटकाए जाते हैं, मुद्दों को कहीं राम मंदिर, कहीं फला और चीजों को धर्म के नाम पे भटकाया जा रहा है। ये मुद्दे निश्चित तौर से इस देश में है और इन मुद्दों पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की, मुझे लगता है, पूरे हिंदुस्तान में 50 सीट भी नहीं आएगी और इन मुद्दों पे चुनाव हो जाए। क्या ध्रुवीकरण कोई मुद्दा है, राम मंदिर कोई मुद्दा है इस इलेक्शन में? कोई मुद्दा नहीं। उन्होंने चलाने की कोशिश की थी, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने और खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता ने उस मुद्दे को नकार दिया है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नगीना की लोकसभा सीट पर हम मौजूद हैं, घूम घूम कर लोगों का मिजाज जान रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं और उनसे समझ भी रहे हैं कि लोकसभा 2024 के इस इलेक्शन में क्या सोच रही है जनता। क्योंकि लगातार अगर विपक्ष की बात करें तो उसका ये कहना है कि ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का इलेक्शन है। क्या जमीनी हकीकत भी यही है? क्या लोगों के लोकल मुद्दे हावी होते हुए नजर आ रहे हैं? प्रत्याशी कौन है, क्या उनके लिए ये ज्यादा अहमियत रखता है, पार्टी उनके लिए ज्यादा अहमियत रखती है, या फिर कुछ और है उनके मुद्दे? ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि हर समाज, हर तबके के लोगों से हम बात करें ताकि आपके सामने एक साफ सुथरी क्लियर पिक्चर पहुंचा सके, ताकि आपको भी ये पता चले कि जमीनी हकीकत आखिर क्या है। मेरे साथ इस वक्त दलित समाज से जुड़े कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि
की मैदान में हैं। मायावती की भी कल यहाँ पर रैली होने वाली है, सुना है वो भी यहाँ पर पब्लिक मीटिंग करेंगी और वो भी लगातार जिन 19 सीटों पर अभी जिन 8 सीटों पर 19 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है, उन तमाम जगहों पर एक एक सीट पे मायावती जी जा रही हैं। सवाल ये है कि क्या इस बार वो कुछ बदलाव ला पाएंगी, क्या अपने बिना पर, क्योंकि वो अकेली लड़ रही हैं, क्या वो कुछ सीटें हासिल कर पाएंगी क्योंकि पिछली बार वो गठबंधन के साथ थी, या फिर इंडिया गठबंधन यहाँ पर कुछ अपना जादू दिखा पाएगा, या फिर चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि नगीना की सिर्फ एक ऐसी सीट है जहां पर ये माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद अपना कुछ दमखम दिखा रहे हैं। ये आपको बताना जरूरी है कि 6 लाख से ज्यादा यहाँ पर मुस्लिम वोट है और 2 लाख से ज्यादा यहाँ पर दलित वोट माना जाता है। मैं अब लोगों से यहाँ पर जानूंगी कि क्या वो सोच रहे हैं। आप मुझे बताइए कि मैं अभी यहाँ पर सुबह से हूँ, यहाँ पर अलग अलग एरिया में जा रही हूँ, मैं लोगों से बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी एक पार्टी की तरफ कोई रुझान है या लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि युवा कहीं ना कहीं चंद्रशेखर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो विश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए, और डीबी लाइव के सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो भी देख रहे हैं। भाई देखिए, ये नगीना लोकसभा है और यहाँ बहुजन समाज पार्टी का बहुत समय से जो है रुआब रुतबा रहा है। तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों का बहुजन समाज पार्टी से बड़ा लगाव है। कुछ भी हो जाए वो इस मान सम्मान गरिमा को बना के रखेंगे, और जहाँ हम लोगों की बात है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पे उसी वजूद के साथ जिंदा रखा जाए। लोगों का ये कहना है कि ये सीट जो है वो मायावती के लिए नाक की बात बनी हुई है। उन्होंने एक तरह से कहें कि अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत यहीं से की थी। पहली बार नगीना ने ही उनको सांसद बनाकर भेजा था, तो राजनीतिक शुरुआत उनके करियर की यहीं से हुई थी। तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर अभी हमने देखा कि एक बड़ी जनसभा भी हुई थी और अब फिर से हम लग रहा है कि मायावती यहाँ पर आएंगी, तो क्या चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि वो भी मुसलमान और दलित, ये 2 वोट ही है जो उनको अपना वोट बैंक मानते हैं, आपको नहीं लग रहा कि मुसलमान वोट बैंक भी बट रहा है और दलित वोट बैंक भी बट रहा है, और दोनों आपके भी आधार हैं, इंडिया गठबंधन के भी आधार हैं और चंद्रशेखर का भी आधार है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो है वो सर समाज की पार्टी है, वो दलितों की भी पार्टी है, वो मुस्लिमों की भी पार्टी है, वो पिछड़ों की भी पार्टी है, वो जनरल कैटेगरी में जो समानतावादी लोग आते हैं, समतावादी लोग आते हैं, वो उनकी भी पार्टी है। तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कैडराइज वोट बैंक को जो है लाइक करती है। तो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक होता है वो कैडराइज होता है और वो इधर उधर नहीं जाता, वो बंटता नहीं है किसी में भी। वो आप लोग देखते भी आए होंगे पहले भी और अभी भी। बहुजन समाज पार्टी अपने कैडराइज वोट पर जो है निर्भर करती है और लोगों को समझा करके, उनको वास्तविकता बता करके जो है वो आगे चलती है। तो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट बैंक जो है वो कभी बटा नहीं है, बटेगा भी नहीं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो दलित हो, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन लोगों को ये लगता है कि मायावती जी तो इलेक्शन में कुछ मीटिंग्स कर देती हैं, लेकिन उसके बावजूद तो बिल्कुल खामोश रहती हैं। सिर्फ कभी कभी उनकी कोई पीसी हो जाती है या फिर ट्विटर पर उनका कोई ट्वीट आ जाता है और जमीन पर उतरकर वो लोगों से उस तरह से संवाद नहीं करती है। उसके साथ साथ लगातार ये भी उनके ऊपर आरोप लगता रहा कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती हैं। देखिए, मैं फिर कहूंगा, बहुजन समाज पार्टी जो है अनुशासित पार्टी है, ठीक है, कैडराइज बेस जो है पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य रहा है कि लोगों को समझा करके, लोगों को बता करके उनको अपनी ओर आकर्षित करा जाए। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन मूवमेंट के तहत काम करती है जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित है। उसका कभी भी किसी भी रूप में कोई उद्देश्य नहीं रहा कि वो लोगों को सड़कों पर ला करके, उनको बरगला करके, उनको आंदोलित करके थाने कोर्ट कचहरी को जो है उनको सौंप दे। तो बहुजन समाज पार्टी को ये बहुत भली भांति पता है, बहन जी को ये बहुत भली भांति पता है कि भाई ये जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये बहुत ही नीचे तबके से ऊपर आए हैं। इनको लोकतांत्रिक देश में वोट के अधिकार को समझाना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। और वोट के अधिकार की वो ताकत है जिससे आप बिना लड़े, बिना रुके और बिना आंदोलित हुए, बिना सड़कों पर उतरे, आप सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, सत्ता में बैठ सकते हैं, अपने अधिकारों को पूरा कर सकते हैं, अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी जो है उस चीज पे काम करती है, ना कि लोगों को, युवाओं को बरगला के बड़े बड़े भाषण दे करके जो है औरों की तरह वो युवाओं पर मुकदमे नहीं लगवाती है। जी।
और लोगों से मैं जान लेती हूँ, इधर भी कुछ युवा जो हैं खड़े हैं। आप क्या सोच रहे हैं, किस तरफ है आपका रुझान? हमारा रुझान मैम बहुजन समाज पार्टी की तरफ है। और आप अभी बात करें चंद्रशेखर की, चंद्रशेखर का मैंने देखा है, मैंने कई इंटरव्यूज के देखे हैं। वो क्या करता है, आंदोलन करता है, बड़े बड़े आंदोलन करता है जिसमें हमारे युवाओं को भड़का देता है। फिर वहां पर चिंगारी लगा करके वहां से रफू चक्कर हो जाता है। कई बार तो बेहोश होकर गिर जाता है कि भैया मेरे को तो चक्कर आ गए हैं, मेरे को ले जाओ यहाँ से। तो वहाँ पर लेकिन लोकतंत्र में तो आंदोलन होते हैं, आंदोलन से सब लोग उठते हैं, ये तो तरीका है अपना विरोध दिखाने का, तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन बुराई मैम इसमें कुछ नहीं है, लेकिन बुराई जो है वो ये है, जैसे हमारे लोग वहाँ पर लोगों को भड़का देता है वो, फिर उनके ऊपर मुकदमे चलते हैं, उनका हालचाल तक पूछने नहीं जाता है वो। आज भी हमारे सामने एक केस आया था शब्बीरपुर का, जहाँ पर लोगों के घर जले, जिनकी वजह से उस बंदे ने, सोनू नाम का व्यक्ति है, उसने आत्महत्या कर ली। उसके 5-5 बच्चे हैं, लेकिन उसके घर तक ये हालचाल नहीं पूछने गए कि भाई तेरा घर परिवार कैसा है कैसा नहीं। उसमें आकर के उस बंदे ने आत्महत्या कर ली। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि मुस्लिम और दलित जो युवा हैं वो इस बार नगीना की सीट पे चंद्रशेखर की तरफ जा रहे हैं। जो भी दलित और मुस्लिम नगीना की सीट पर जो चंद्रशेखर का दावा करे वो सब नाबालिग है। अच्छा। नाबालिग बच्चों को लेके घूम रहा है जी। हाँ जी। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, सोचना क्या है, आपने कभी देखा सड़क के किनारे एक मजमे वाला होता है, मदारी। ये चंद्रशेखर एक मदारी है, अपनी मदारी पना दिखाता है। देखने वाले बहुत सारे होते हैं, जब वोट डालने का टाइम आता है। आप विधानसभा का इसका रिजल्ट उठा के देख लीजिए, गोरखपुर में विधानसभा चुनाव लड़ा, जैसे हवा इसने यहाँ बना रखी, जैसे आप पत्रकार बंधु बोल रहे हैं, ऐसी हवा इसने गोरखपुर में बनाई थी। हसर क्या हुआ, 5 से 6 हजार वोट में सिमट गया। तो चंद्रशेखर कुछ नहीं है, वो जीरो है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, लेकिन वो तो आप ही के समाज से उठा हुआ युवा है। आपको नहीं लगता युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए, युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए? आपको नहीं लगता? नहीं, युवा है, युवा मैं भी युवा हूँ, वो भी युवा है, पर हर युवा की एक विचारधारा होती है। एक तो समाज को जोड़ के चलने की विचारधारा होती है, जो चंद्रशेखर के अंदर नहीं है। उसका मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ ऑन रिकॉर्ड। तो आप किस तरफ सोच रहे हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ या फिर मायावती की तरफ? और अगर इतना वोट बटेगा मुसलमानों का और दलितों का, तो फिर आपको नहीं लगता कि यहाँ से बीजेपी यहाँ से जीत कर चली जाएगी? देखिए, चुनाव है और सबको अपने मत का अधिकार है। जिस समय वोट पड़ेगा, अभी वोट पड़ने में 3-4 दिन बाकी हैं, हवा हर घंटे बदलती है, अभी मौसम बदलने वाला है। बहन जी 16 तारीख में आ रही है। एक शाहरुख खान साहब का डायलॉग है फिल्म पठान का, सीट के पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। अच्छा। तो वो मौसम संभालेंगी या बिगाड़ेंगी आके? ये जो विपक्ष है हमारे, उनका मौसम बिगड़ने वाला है। अच्छा, बाकियों का संभलने वाला है, ये हमारा संभलने वाला है। अच्छा, ठीक है। और भी लोग मौजूद हैं, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, मेरा सोचना ये है, मैं पहले तो आपको बताना चाहता हूँ, मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ, जहाँ से ये चंद्रशेखर आता है। और जिस आंदोलन से या जिस भी घटना से निकलकर ये हीरो बना है, उस घटना में मैंने भी उसके साथ जेल काटी है। मेरा नाम शिवम खेवड़िया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी जैसे जितेंद्र भाई ने आपको बताया, बाजीगर की तरह चुनाव लड़ रहा है। जब बाजीगर को देखने सब आते हैं, लेकिन जब आटा चावल देने का समय आता है, वहाँ कोई नहीं आता है। और दूसरी बात, चंद्रशेखर मीडिया से और सोशल मीडिया से चुनाव लड़ रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि वो बाहरी कैंडिडेट है, और अगर 1% हमने उसको बना दिया, जो स्थिति और जगह की है वो ही यहाँ उत्पन्न हो जाएगी। जैसे कि युवाओं को इकट्ठा करके हुड़दंग करना, और जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको मुकदमों के तहत जेल में डलवाना, ये उसकी हकीकत है। इसके अलावा उसका कोई राजनीतिक चरित्र नहीं है। आप सहारनपुर का इतिहास उठा करके देख लीजिए। आप भी हवा में बात ना करें, ना कोई और हवा में बात करे, आप सहारनपुर का इतिहास उठा करके देखिए। उसका कोई राजनीतिक चरित्र नहीं है, उसका कोई सामाजिक चरित्र नहीं है, उसका कोई ऐसा चरित्र नहीं है जिससे आप उसे नेता के तौर पर पेश कर सके, या उसको ये मान लिया जाए कि वो कुछ लोग कहते हैं कि वो बीएसपी का विकल्प है, बहन जी का विकल्प है। अरे
ऐसी सोच रखने वाले लोगों को भी मैं धिक्कार कहता हूँ। चलिए चंद्रशेखर को छोड़ देते हैं। आप मुझे बताइए कि किन मुद्दों पर आप वोट करने जा रहे हैं। लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर दलित वोट मायावती को नहीं जाता है तो वो दलित वोट फिर बीजेपी को चला जाता है। आपने 10 सालों में देखा कि दलित समाज के ऊपर कितनी प्रताड़ना अलग अलग जगहों पर हमने देखी। इस बात को आप किस तरह से देखते हैं जब लोग ये कहते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दलित समाज का वोट कभी जब से बीएसपी पार्टी बनी है और जब से बीएसपी सत्ता में आई है उसके बाद दलित समाज का वोट बिल्कुल नहीं खिसका है। जो कोर वोट बीएसपी का है वो आप 2022 का इतिहास उठा करके देख लीजिए। जो 13% कोर वोट बचा है यूपी के अंदर वो प्योर दलितों का है। ये तो आप छोड़ दीजिए कि बीजेपी पे जाएगा। और रही बात घटनाएं की, मान्यवर साहब कांसीराम जी जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने ये बात कही थी कि एट्रोसिटी होती रहेंगी, एट्रोसिटी होंगी, आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, सब चीज होगी जब तक आपकी सत्ता और शासन नहीं होगा, जब तक आपका शासन नहीं होगा। और ये 2007 से 12 की पूर्ण बहुमत की सरकार में माननीय बहन जी ने करके दिखाया है। शासन सुशासन अच्छा चलाने वाली, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली एकमात्र पूरे देश के अंदर ऐसी नेता है जो हर तबके को लेकर के, हर बिरादरी को लेकर के, हर समुदाय को लेकर के चलने वाली। आपको लगता है अगर इंडिया गठबंधन के साथ होती तो बात कुछ और होती, अगर तीनों पार्टियां एक साथ लड़ती? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो गठबंधन करना ना करना वो बड़े नेताओं का काम है, ठीक है। हमारा काम है, जिस पार्टी ने हमको अच्छे स्टैंड पे ला करके खड़ा किया, हमको एक ट्रैक दिया, हमको अच्छे से जीना सिखाया, उस पार्टी के हित में वोट करें, उस पार्टी के हित में प्रचार करें, क्योंकि वो एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जिसने दलितों, मुस्लिमों, पिछड़ों को राजनीति का हुनर सिखाया, गुण दिया, उनको बताई राजनीति होती क्या है। उससे पहले नहीं तो हम किसी और की पूंछ पकड़ के घुमा करते थे। हम तो खैर हमारी तो पैदाइश सभी की है। हमारे बड़े बुजुर्ग जो प्रताड़ना, जो शोषण उन्होंने सहा है वो तो हमने देखा नहीं, ठीक है ना। हमारे सामने ये आया, ये सिर्फ और सिर्फ देन बीएसपी की है, माननीय बहन जी की है, साहब कांसीराम जी की है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो माननीय साहब कांसीराम जी के नाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो उनका नाम लेकर के अपने आप को सरवाइव करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से लोकसभा नगीना की जनता को भी सावधान रहना है और अन्य और पूरे देश के अंदर जितनी भी लोकसभा है उनको भी सावधान रहना है, क्योंकि उसका कोई स्टैंड नहीं है। यहाँ पे खुद चुनाव लड़ रहा है और सहारनपुर में और अदर सीटों पर वो दूसरे गठबंधन को वोट दे दो, अपने समर्थकों से ये कहलवा रहा है और ये इस प्रकार का प्रचार वो कर रहा है। तो उसका स्टैंड ही नहीं है, तो फिर वो हम कैसे उम्मीद करें कि अगर वो जीत के चला भी जाएगा तो क्या विधानसभा में या लोकसभा में, संसद में हमारी बात उठा देगा? ऐसे व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं कर सकता। ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं इस बार? क्या आपने सोचा है किन मुद्दों पर आप वोट करने जा रहे हैं? मुद्दा देखिए, बीजेपी सरकार को देख लीजिए, हर तरफ भ्रष्टाचार है, महिलाओं के साथ शोषण है, गुंडाओं की जो है वो चरम सीमा पर है अपनी। तो हम तो सुशासन चाहते हैं और वो सुशासन एकमात्र बहन जी की सरकार में मिल सकता है। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए, पूर्व की सरकारों की बात कर लीजिए, चाहे समाजवादी हो, चाहे आपकी वर्तमान सरकार भाजपा की हो, दोनों को देख लीजिए, दोनों का ग्राफ एक मिलेगा। लेकिन बहन जी के शासन को अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं इनसे बेहतर लॉ एंड ऑर्डर मिलता है बहन जी की सरकार में। जी, ठीक है। तो आपको लगता है कि बहन जी ही लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ठीक कर सकती हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप मुझे बताइए, आप किन मुद्दों पर वोट करना चाह रहे हैं? हाँ, मुद्दे के लिए अभी जो भारतीय जनता पार्टी शासन चल रहा है यहाँ पर, अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है अपराध में, इसमें 86 मर्डर पूरे देश के अंदर पर डे होते हैं, 83 बलात्कार पूरे देश के अंदर पर डे होते हैं। ये एनसीआर रिपोर्ट है। शिक्षा के अंदर उच्च शिक्षा आयोग, उच्च शिक्षा में जो 35% से 65% बेरोजगारी हो गई है उच्च शिक्षा में। और अभी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसकी रिपोर्ट के तहत 83% युवा हमारे बेरोजगार हैं। ये बेरोजगारी हो गई, पहली शिक्षा हुई। अभी क्या नाम है, मेडिकल रिपोर्ट आ जाइए, मेडिकल में सारी पूरी तरह से उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। तो गरीब आदमी के लिए इलाज कराना ये बहुत बड़ा मामला हो गया है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि चाहे दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, उन्होंने सबका उत्थान किया है, दलितों के साथ अत्याचार होता रहा, लेकिन उनकी सरकार ने आके तमाम आप लोगों को वहां बिठाया है जहां कभी किसी ने बिठाया नहीं। वो आपको वो इज्जत दी है जो किसी ने इज्जत दी नहीं।
इज्जत की बात कर रही हैं अभी आप, मैंने वैसे डाटा पेश किया था अभी यहाँ पर। अभी फॉरेन डाटा आप पढ़ेंगे तो भुखमरी में ये इज्जत है हमें मिल रहा है। 90 करोड़ लोग आज हम जो है राशन पानी पा गए हैं, ये 90 करोड़ हमारे बहुत अच्छी तरह से इज्जत बख्शीश मिल रही है, नंबर 1। नंबर 2, अभी अब रिपोर्ट पढ़ेंगे आप तो 111 में भुखमरी की शिकार पर है इंडिया कंट्री जो है, और अपने पड़ोसी देशों से पीछे है। 126 में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में है भारत देश। 162 देश जो है खुशहाली में है, 162 रैंक पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये खुशहाली में है। मतलब ये हमारी इतनी बेहतरीन हमको, और ये जो सारी चीज हो रही है वो SC ST OBC के जो गरीब कमजोर तबका लोग हैं उनके साथ ज्यादा हो रहा है। उसमें भी ये जो सर्वाइव करने वाली कंडीशन जातीय बरादरियां हैं वो लोग इसमें ज्यादा फेस कर रहे हैं। तो ये हमें इज्जत मिल रही है, इसके लिए हम जो है आज जो है सिलेंडर हमारा 400 का 1150 हो गया, DAP हमारा आज जो है 1600 रुपए का हो गया, हमारा पेट्रोल जो है 100 रुपए का हो गया 55 रुपए से, और दाल जो 70 रुपए की थी वो 180 रुपए की हो गई है, 200 रुपए की हो गई है। तेल हमारा 80 रुपए का था वो 160 का हो गया है। इतनी बढ़िया हमको इज्जत मिल रही है, इससे ज्यादा क्या मिलेगा। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रवीर सिंह है। अच्छा, आप ये बताइए तो फिर किस तरफ आपको रुझान लग रहा है इस बार? क्योंकि विपक्ष की अगर हम बात करते हैं तो वो उसका लगातार ये कहना है कि ये लड़ाई जो है वो लोकतंत्र और संविधान को बचाने की है। क्या आपको भी ये लगता है? बिल्कुल। अभी आप अनंत हेगड़े का नाम सुना होगा, और एक क्या नाम है उसमें राजस्थान के एक सांसद हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हम यहाँ पर संविधान बदलने के लिए आए हैं। इनका पूरा मकसद है, पूरे मंसूबे इस तरह के हैं कि ये संविधान बदलने के हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगी अमेरिका का संविधान है 250 साल से ऊपर हो चुके हैं, उसमें लगभग 21 अमेंडमेंट हुए हैं। जापान का संविधान में अभी मात्र 14 या 15 के आसपास अमेंडमेंट हुए हैं। यहाँ पर इस संविधान मतलब जो खतरनाक जो प्लानिंग है ना वो इस तरह की है। 106 क्या नाम अमेंडमेंट हो चुके हैं और 128 बिल पेंडिंग में है, पूरी तरीके से प्लान में इसमें है, और ये प्लान चाहते हैं संविधान को बदलने में। तो मेरा सब आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों से मेरा निवेदन है कि संविधान बचाना चाहते हो तो इन लोगों से क्या नाम है मतलब जानकारी हो जाए और इन लोगों के नाम है खिलाफ। लेकिन मोदी जी ने तो अभी कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर जो है अगर खुद भी आ जाएं तो वो संविधान को नहीं बदल सकते। हाँ, अभी आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, उसके बाद कई सारे अमेंडमेंट हुए, और क्या नाम है कृषि वाले हुए, और क्या नाम है इन्होंने जो कोरोना काल हुआ था उसमें इन्होंने बिना डिस्कशन बिना डिबेट के क्या नाम है वो बिल जो है पारित कर दिए, और बिना किसी उसके, और जिस वक्त क्या नाम रनिंग उसमें भी नहीं थी, ऑर्डिनेंस पारित कर दिए, और क्या नाम है वो अमेंड कर दिया क्या नाम कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में सारा काम हो रहा है, नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेदार हैं। स्वयं उनके साथ में इस टाइम अभी जो है भारत सरकार जो है 18 अभी कोई जो नई सरकार बनेगी उस पर पहले इसी मतलब फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं मैं, उस पर 18 लाख करोड़ रुपए का कर्जा पहले से होगा, प्लस ये उसकी बात है जो नई गवर्नमेंट आएगी, और उस पर 173 लाख करोड़ रुपए इनका खुद का है। वैसे मैं तो कहूँ नीति आयोग तो इनका है, खुद उनके चेयरमैन हमारे नरेंद्र मोदी जी माननीय वही है, तो उन्हीं के उसमें। और एक छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूँ आपको, ये कहते हैं कि हमने गरीबी जो है 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर कर दिया है, हटा दिया है। लेकिन जो अगर आपकी क्या नाम हंगर रिपोर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे 111 पहुंच गए हम जो पड़ोसी देशों से, जिससे कि पाकिस्तान चलाते हैं, उससे भी हम लोग पीछे हंगर रिपोर्ट के अंदर जो है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा देश था उसकी जनसंख्या के मामले में, हम उससे बहुत पीछे हैं। ये अगर ये जनसंख्या का नाम लेते हैं तो हम जनसंख्या के मामले में उनसे बहुत सारे पीछे हैं, मतलब ये जनसंख्या उनका कोई आर्गुमेंट नहीं बचा इस बात के लिए। तो वो तो कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को वो अनाज दे रहे हैं, भुखमरी से उनको बाहर निकाला है, और ये लगातार जारी रहेगा। तो वो तो कह रहे हैं कि आप सब लोगों को अनाज दे रहे हैं, जो गरीब हैं उनको अनाज दे रहे हैं। 90 करोड़ लोग आज जो है उस पर आ गए हैं। ये मतलब ये जारी रहेगा, ये आपने बात बोल दी, मैं इसके लिए अब क्या कहूँ, मैं इस पे मेरे पास शब्द नहीं है। जारी रहेगा मतलब अभी और लोगों को जो है अभी उसके नीचे लाना चाहेंगे, जो कटोरा लेकर के जो मांगेंगे। 5 करोड़ राशन पर लोग आ गए, 15 लाख से 5 करोड़ उस पर आ गए, 2 करोड़ रोजगार इन्होंने देने का वादा किया था। अभी आप देखिए 10,76,000 जो है हमारी जितनी मिनिस्ट्रीज हैं टोटल वैकेंसीज जो है उसमें वैकेंट हैं, वो वैकेंसी नहीं भरी गई है। और हमारा रेलवे डिपार्टमेंट था, उसका सेपरेट बजट आता था हमारा, अब इंक्लूड कर दिया गया, और उसके लिए क्या नाम है जो पहला बजट आता था उसके अभी आधा रेलवे के लिए बजट आ रहा है। हमारा जो डिफेंस है उसका बजट इन्होंने बढ़ा दिया है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे जो क्या नाम है वो क्या नाम सिक्योरिटी एडवाइजर है इंटरनेशनल क्या नाम है अजीत डोभाल जी, उससे पहले जो हुआ करते थे उनको क्या नाम है 30 करोड़ 32 करोड़ क्या नाम है वो मिलता था, क्या नाम है बजट आता था। अभी 350 करोड़ से ऊपर क्या नाम है बजट है। अजीत डोभाल जी क्या नाम है सिक्योरिटी एडवाइजर है, और उनके बेटे की कंपनी सिंगापुर में है। तो ये इस तरीके से सारी चीजें इनका क्या नाम इंटरलिंक लोग है। तो ये अब क्या बताएं, देश की बहुत। 400 पार का जो नारा दे रहे हैं अब ये तो जनता बताएगी। 400 पार का कल की बात है, हम वहां गए थे, इसकी बड़ा मैं इसके लिए शेम करता हूं कि भारत की 30 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी के लोगों को वहां पर प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। हमें किसी ने कॉल किया, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने क्लियर कहा वहां पर हमने तो आपको बुलाया नहीं। मैं तो अच्छी बात है, आपने हमको बुलाया नहीं है, पर कोई बात नहीं, जनता हमको बुला रही है। नंबर 1 अभी क्या पूछ रही थी आप? 400 पार की। तो वहां पर जो है लोगों ने हमें बताया, वहां पर जितना विपक्ष बैठा हुआ था, लोग बैठे थे, वहां पर केवल उन लोगों की बातें बंद हुई, उन लोगों के खिलाफ बातें हुई, सारे आंकड़े वहां पे पेश किए गए। सारे लोगों ने कहा कि नहीं, ये 400 तो बहुत हुआ था, 40 पार नहीं कर पा रहे हैं। इनकी हवा एकदम पूरी तरह से बदली हुई है, ये लोग पूरी तरीके से दहशत में है पूरे रात। अभी देखिएगा योगी जी ने इसमें क्या नाम है नगीना में 5 मीटिंग है योगी की। ये क्या, ये खौफ और दहशत बता रहा है, उनका डर दिखा रहा है, ये लोग यहाँ पे आए हैं।
बहुत अवेयर सिटीजन आप लगते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। लेकिन एक लास्ट सवाल और पूछूंगी मैं आपसे, क्योंकि आप युवा हैं इसलिए पूछना जरूरी है। जब मैं और तमाम लोगों से बात कर रही हूं तो लोगों का ये कहना है कि पेपर लीक एक बड़ा मसला है और तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाता है, नौकरियां उनको पहले से ही नहीं मिल रही हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मुद्दे या फिर पेपर लीक का मामला या इस तरह के मुद्दे, इन पर जनता सोच रही है, सोच विचार करके क्या इन पर वोट करे? क्या मुद्दे हैं ये उनके लिए? बिल्कुल आपने सही कहा। पेपर लीक पिछले 7 साल के अंदर 70 पेपर लीक हुए हैं पूरी इंडिया के अंदर, पहला आंकड़ा है। और अभी जो है पहले जो कोई फॉर्म भरा जाता था उसमें 10 लाख 5 लाख 8 लाख लोग फॉर्म भरते थे, अभी 1.5 करोड़ से ऊपर संख्या पहुंच गई है। ये आपकी बेरोजगारी बता रही है या फिर वो लोग कह रहे हैं हमारा विकास है, हम लोग जो बुला रहे हैं ये वो जाने। अच्छा, नंबर 2 यहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करिए। इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत इन लोगों ने ऐसी कंपनियों को जो क्या नाम है मेडिकल की हैं दे दिया कि वो साल्ट जो है यहाँ पर बैन थे, मीन्स ऊपर मतलब ऑल ओवर क्या नाम है इंटरनेशनल जो बैन थे, हमारे देश में भी बैन थे, उन कंपनियों को उन्होंने क्या नाम है दिया, परमिशन दी। और कम उसमें जो है जो घाटे में चल रही थी कंपनियां 150 200 करोड़ घाटे में चल रही थी, उन कंपनियों को उन्होंने क्या नाम वो दिया इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत। और बीजेपी पर क्या नाम है 16.5 के आसपास करोड़ के आसपास क्या नाम पैसा आया है पूरी तरीके से। तो वो है जो अभी इसके बाद में क्या नाम पीएम केयर फंड है उसकी तो बात ही नहीं हुई है, अभी उसके बाद पता नहीं कौन बात करेगा। तो मैं तो जनता से आवाम से मतलब एक मतलब क्या नाम है वो है इल्तिजा है कि वो लोग जो इस पर कुछ सोचें और बात करें। जी बिल्कुल। तो अभी आपने यहाँ पर लोगों के मन की बात आपने सुनी। जाहिर सी बात है हम आप तक तमाम लोगों के मन की बात हम पहुंचा रहे हैं ताकि आपको भी ये पता चले कि हर एक सीट पर लोग क्या सोच रहे हैं, आवाम क्या सोच रही है, उनके मन में क्या है। बहुत अवेयर सिटीजन है और आपने सुना ही कि हर उस मुद्दे पर जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, जानना चाहिए, उन सब के बारे में उनकी अपनी राय है। अब देखना ये होगा कि 4 जून को क्या कुछ नतीजा आता है और 19 अप्रैल को जब वोट करने के लिए जाती है नगीना की जनता तो किस पर बटन दबाती है।